राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोली, मेरी मर्जी। दृष्टि के कहने का अंदाज से वो समझ गया कि वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। दृष्टि ये बोलकर जैसे ही अनय से दूर जाने की कोशिश करती है, वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे करीब ले आता है और दृष्टि इस हेयर स्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि अनय को अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अनय उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। वह दृष्टि के चेहरे पे आ रहे बालों को, लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। अनय उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे दृष्टि के हाथ सीधे अनय के चेस्ट पर आ जाते हैं। अनय बहुत ही शिद्दत के साथ उसे देख रहा था। अनय की इंटेंस भरी नजरें निगाहों को देखकर दृष्टि की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। वह दृष्टि के करीब जाकर आहिस्ते से उसके जूड़े को खोल देता है, जिससे दृष्टि के रेशम से बाल लहरा जाते हैं। अनय उसके कान की तरफ झुकते हुए बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना, तुम खुले बालों में ज़्यादा अच्छी लगती हो। यह बोलकर वह दृष्टि के कान को आहिस्ते से चूम लेता है। अनय की इस हरकत से दृष्टि अंदर तक सिहर जाती है। वह दृष्टि के होठों पर आहिस्ते से किस करती है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर आ जाता है। दृष्टि को आहिस्ते से लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसे अनय की बातें सुनकर लग रहा था वह सीधे उस पर टूट पड़ेगा, इसलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। दृष्टि की इस मासूमियत पर अनय स्माइल करता है और बेड पर अपनी कोहनी को सपोर्ट लेकर दृष्टि के चांद से चेहरे को निहारने लगा। थोड़ी देर बाद जब दृष्टि को कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वह अपनी आंखें खोल लेती है, तो पाती अनय अपनी प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा है। दृष्टि को अपनी तरफ यूं देखता देख अनय अपनी आंखों में शरारत लिए बोला, तो वाइफी, क्या तुम अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो? दृष्टि को डरते हुए अनय अपना हाथ उसकी साड़ी की तरफ बढ़ाता है। अनय की इस हरकत पर दृष्टि उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आपको जो भी करना है आराम से कीजिए, खबरदार जो इस साड़ी को फाड़ने या उसे खराब करने की कोशिश की तो। दृष्टि का जवाब सुनकर अनय के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो लड़की उसे शर्मा रही थी, वह अपनी साड़ी के लिए उससे लड़ रही है। अनय उसके चेहरे पे आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अगर साड़ी खराब हो गई तो दूसरी आ जाएगी। इट्स नॉट अ बिग डील वाइफी। अनय के इन रिएक्शन पर दृष्टि उसकी तरफ हैरानी से देखते बोली, अनय, आर यू सीरियस? आपको पता तो है ना ये 3.5 करोड़ की है। अनय दृष्टि की तरफ देखते बोला, सो वॉट? दृष्टि अनय की अजीब निगाहों से देखती है। अनय समझ जाता है कि उसकी वाइफी को उसकी दिलवाई हुई साड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है और वह आज का वक्त यूं बहस में बर्बाद करना नहीं चाहता था। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, ओके, कुछ नहीं कर रहा तुम्हारी साड़ी को, आप खुश? दृष्टि फिर कुछ नहीं कहती। दृष्टि की चुप्पी का फायदा उठाते अनय जल्दी से झुककर दृष्टि के होठों को अपने होठों में रख देता है। यह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अनय उसे काफ़ी सेंशुअली किस कर रहा था। अनय के चार्म में खुद को खोने के बचाना दृष्टि के बस की बात नहीं थी। वह भी अनय के किस को बैक कर रही थी। अनय काफ़ी शिद्दत से अपने उसके होठों पर चख रहा था। दृष्टि के हाथ अनय के बालों में चल रहे थे। अनय को जब दृष्टि की सांसें भारी होते हुए महसूस हुई, तो उसने उसे रिलीज कर दिया। वह दृष्टि के होठों पर अपने होठ रखकर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दृष्टि भी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, पर अनय आज दृष्टि को संभालने का मौका नहीं देना चाहता था। दृष्टि अपने सांसों को नॉर्मल कर पाती उससे पहले ही अनय उसके नेक पर तरफ झुककर उसे चूमना स्टार्ट कर देता है। एक बार फिर दृष्टि की सांसें अनियमित होने लगती हैं। उसे किस करते हुए अनय अचानक से अपने दांत उसकी नेक पर खड़ा देता है। दृष्टि की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वह अनय को खुद से दूर धकेल देती है और उसे नाराजगी से देखती है। अनय ने काफ़ी जोर से बाइट की थी, जिसकी वजह से दृष्टि की आंखें हल्की नम हो गई थी। अनय दोबारा से उसकी नेक की तरफ झुकता है और उसके बाइट मार्क्स पर अपनी लिप्स रखकर उसे आहिस्ते से चूमने लगता है। उसकी इस प्यार भरे छुअन से दृष्टि का दर्द जाता रहा और उसे एक सुकून का एहसास मिल रहा था। अनय एक बार फिर दृष्टि की नेक की तरफ झुक जाता है और उसे पेशेंटली किस करने लगता है।
अनय के डिज़ायर्स काफ़ी बढ़ गए थे और उसे इस वक्त दृष्टि का प्यार भी शांत कर रहा था। उसे किस करते हुए अनय के हाथ दृष्टि के कपड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं और वे दृष्टि की बॉडी से साड़ी रिमूव कर देता है। दृष्टि अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करती है। अनय दृष्टि के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करके एक बार फिर किस करना स्टार्ट कर देता है। अनय के होठ दृष्टि की जगह जगह को छू रहे थे, जिससे दृष्टि आहें भरने पर मजबूर हो गई। दृष्टि की सांसें की ये शोर अनय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग रही थी। बहुत ही जल्द अनय अपने और दृष्टि के सारे कपड़े रिमूव कर देता है और दोनों एक दूसरे के प्यार करते हुए एक हो जाते हैं। दृष्टि अनय की जिंदगी में पहला और आखिरी प्यार था। जब उसने अपनी माँ के किसी दूसरे आदमी के लिए अपने डैड से अलग होते देखा, तब से उसने अपने मन में सारी औरतों के लिए ये राय बना ली कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं, धोखेबाज। अपनी इस राय की वजह से अनय को प्यार और शादी जैसे चीज़ों से कोई लगाव ही नहीं था। इनफैक्ट वह लड़कियों से दूर ही रहना पसंद करता था। पर दृष्टि का इस लाइफ में आना किसी मैजिक से कम नहीं था। दृष्टि ने पहले अनय के शायद ही किसी लड़की से इस तरह से बात की हो। दृष्टि से मिलकर अनय ने मन में लड़कियों के लिए जो राय थी वो बदल गई। वह समझ चुका था कि सब उसकी मॉम की तरह धोखेबाज नहीं होती, कुछ प्यार से संभालने वाली भी होती हैं। अनय दृष्टि को घंटों तक प्यार करता है और वो उसे जैसे अलग होता है, दृष्टि की थकावट की वजह से नींद आ जाती है। अनय उसे अपनी बाहों में समेट कर उसे माथे पर किस कर लेता है और दृष्टि के एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे अपने होठों के पास लाकर उन्हें भी 2-3 बार चूम लेता है। सिंघानिया मेंशन। वेद स्कूल से आ चुका था। वो अपनी छोटी बहन के साथ अपने खिलौने के साथ खेल रहा था। वन्या वहीं पर बैठी हुई दोनों बच्चों को देख रही थी। उन्हें अपने में ही बिजी देख वन्या के फेस पे एक स्माइल आ गई। उसने दोनों की कुछ फोटोज अपने फ़ोन पर क्लिक की। तभी वन्या ने किसी को कॉल आ गया। वन्या ने कॉल रिसीव किया। दोनों बच्चों को देखते हुए बात करते करते वहाँ से दूर चली गई। नन्हा वेद और नन्ही ईशानी खेलने में बिजी थे। तभी एक मेड अपने हाथ में पाइनएप्पल केक का बड़ा सा टुकड़ा एक प्लेट में सजा कर लाती है। केक में काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। देखने में वह बहुत टेस्टी लग रहा था। यह मेड को केक नन्हे वेद और ईशानी के पास ले आती है। दोनों अपनी टिमटिमाती आंखों से उस मेड को देखने लगे। दोनों को अपनी तरफ यूँ देखता देख वो मेड बोली, वंश बाबा, आपकी मम्मा ने एक केक आपके लिए भिजवाया है, चलिए अब इसे फटाफट फिनिश कीजिए। यह बोलकर वह केक का टुकड़ा वेद की तरफ बढ़ा देती है। इतना सुंदर टेस्टी केक देखने पर दोनों ही आंखों में लालच साफ नजर आ रही थी। वो मेड को केक दोनों के सामने रखकर वहाँ से चली जाती है। इससे पहले कि वेद उस केक को टेस्ट भी कर पाता, नन्ही ईशानी अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए केक के पास पहुँच जाती है। नन्हा वेद अपनी नन्ही ईशानी छोटी बहन के इरादे पहले भाप चुका था। वह ईशानी को रोकते हुए बोला, इचू नो। अपने भाई को यूँ मना करता देख नन्ही ईशानी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे नन्ही ईशानी उसे चढ़ाने के लिए स्माइल कर रही हो। इससे पहले कि नन्हा वेद उसे रोकता, नन्ही ईशानी केक की तरफ झुककर अपना छोटा सा मुंह बड़े से केक के टुकड़े में अंदर डाल देती है। नन्हा वेद तो अपनी बहन की शैतानी को देखता ही रह जाता है। नन्ही ईशानी अपनी छोटी सी जीभ से केक को चाटते हुए टेस्ट करने लगी। तभी वन्या भी कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस आई। वापस आकर उसने देखा कि नन्हा वेद बेचारा सा शक्ल बनाए हुए है और उसकी नन्ही सी बहन अपने पूरे चेहरे पे केक लगाए हुए है और उसे आराम से चाट चाट कर खा रही है। वन्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं मंगाया था, फिर ये केक। उसके दिमाग में ये थॉट आया, पर फिर उसने अपने इस थॉट को ये सोच कर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि बच्चों को ये केक उसके युवान चाचू देकर आए हों। वन्या को फिलहाल तो यही लग रहा था। वन्या नन्ही ईशानी के छोटे छोटे कान पकड़ते हुए बोली, छोटे छोटे कान बच्चों के कान पकड़ते हुए बोली, बेटा गलत बात है, आपको भाई के साथ शेयर करके खाना चाहिए। ये बोलकर वह नन्ही ईशानी को अपनी गोद में उठा लेती है, तबकि उसे क्लीन कर सके, क्योंकि बेबी के पूरे
वन्या ईशानी को अपनी गोद में उठा लेती है क्योंकि पूरे चेहरे पे उसके पे केक लगा था और वो खुद केक जैसी क्यूट सी लग रही थी। नन्हा वेद भी अपनी मम्मा के पीछे पीछे जाने लगा। फिलहाल तो वह इस बात से मायूस था कि उसकी मम्मा ने वेद के लिए केक भिजवाया था जिसे उसने छोटू शैतान बहन अकेले ही चट कर गई थी। वन्या ने नन्ही ईशानी को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। जब वन्या नन्ही ईशानी को कपड़े चेंज कर रही थी वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती है। वन्या को लगा कि शायद वह ऐसे ही रो रही है। वह उसे कपड़े पहनाने के बाद अपनी गोद में लेकर उसे शांत कराने के लिए इधर उधर टहलने लगी, पर नन्ही ईशानी थी कि चुप्पी नहीं होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार रोई जा रही थी। वन्या को ये बात काफ़ी अजीब लगी। वह फिर भी उसे शांत कराने में पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक से उसने बेबी का चेहरा अपनी तरफ किया। वन्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि नन्ही ईशानी का पूरा शरीर लाल होने लगा था। ये देखकर वन्या बहुत डर गई। उसने तुरंत आस्तिक को इस बारे में इन्फॉर्म किया। वह तुरंत वहाँ हाजिर हो गया। वन्या ईशानी को अपनी गोद में लेकर नीचे की तरफ जाने लगी। युवान वहीं से गुजर रहा था। उसने भी बेबी के रोने की आवाज़ सुनी। वन्या उसे अपनी गोद में लेकर तेजी से बाहर की तरफ जा रही थी। युवान की निगाहें जब अपनी नन्ही भतीजी पर पड़ी तो वह भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वह वेद को रोक कर बोला, वेद, ईशानी को क्या हुआ? वेद अपनी घबराती आंखों से अपने चाचू की तरफ देखते हुए बोला, तातू, इच्चू ने ना इचलिन लेट हो गई है, इचकिन लेट हो गई है और वो बहुत भी लगी है। वेद की बातें सुनकर युवान उसे लेकर दूसरी कार में हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वरना पहले ही हॉस्पिटल में लेकर निकल चुकी थी। आस्तिक कार ड्राइव कर रहा था। वरना बेबी को लेकर बैक सीट पर बैठी थी। नन्ही ईशानी का रोना था कम ही नहीं हो रहा था। अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर वन्या के सीने में भी एक दर्द उठ रहा था। थोड़ी ही देर में वन्या की कार हॉस्पिटल पहुंच गई। वन्या नन्ही ईशानी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। आस्तिक और बाकी बॉडीगार्ड्स वन्या के पीछे पीछे आ रहे थे। आस्तिक ने पहले ही हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को डॉक्टर को एक स्पेशल टीम पहले ही रेडी करवा दिए थे। वन्या सीधे कैबिन में चली गई। वन्या इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वह नन्ही ईशानी की तरफ इशारा करते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, पता नहीं कैसे पर मेरी बेबी की बॉडी का कलर रेड होने लगा है और ये बहुत रो रही है, प्लीज़ चेक करो। एक डॉक्टर वन्या का काम करते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया, प्लीज़ काम डाउन। ये बोलकर वह बेबी को वन्या की गोद से लेकर चेकअप के लिए लेकर जाने लगता है। अपनी मम्मा से दूर होते एक बार फिर वह रोने लगती है। नन्ही ईशानी अभी बहुत छोटी थी और वह पहली बार हॉस्पिटल आई थी। वन्या उसे शांत कराने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो आस्तिक उसे रोकते हुए बोला, भाभी प्लीज़, डॉक्टर उसका काम करने दीजिए। वन्या हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहाँ पर युवान और वेद भी आ जाते हैं। वेद अपनी मम्मा को देखकर दौड़ते हुए वन्या के पास जाता है और उसके पैरों पर लिपटते हुए बोला, मम्मा, इच्चू को क्या हुआ? वन्या अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, हमारी इशू बिल्कुल ठीक हो जाएगी बेटा। युवान वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी ये सब कैसे हुआ? वन्या युवान को आस्तिक पर पूरी बात बताने लगी। वेद और ईशानी खेल रहे थे। मैं एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली गई। जब वापस आई तो ईशू तुम्हारे भिजवाए हुए केक को खाने में बिजी थी। उसके पूरे चेहरे पर केक लगा था। जब मैंने उसे क्लीन करके कपड़े चेंज करने लगी तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ईशू की बॉडी का कलर चेंज होने लगा। युवान वन्या की बात गौर से सुन रहा था। वह वन्या की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, मेरी भिजवाई केक? भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। वन्या युवान की तरफ देखते बोली, क्या तुमने वेद और ईशानी के लिए केक नहीं भिजवाया था? युवान नाम में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं भाभी, मैं केक नहीं भिजवाए थे। आपको तो पता है, खाने की चीज़ें मेरे हाथ लग जाए तो किसी और को तो मिलने से रही। इनफैक्ट ये बात भी मुझे आपसे ही पता चल रही है। वन्या ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि अगर युवान ने केक नहीं भेजा था तो फिर वो केक किसने भेजा था? तभी नन्ना वेद को सोचते हुए बोला, पर मम्मा, उच्च मेद आंटी ने तो कहा था कि उच्च आपने भिजवाया मेरे लिए। अब तो वन्या की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसने किसी भी मेड को अपने बच्चों को केक देने को नहीं कहा था। इनफैक्ट वन्या तो पाइनएप्पल केक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वह उसे बनाने के बारे में भी सोचने से रही। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, मम्मा ने आप दोनों के लिए कोई केक नहीं भिजवाया। अपनी मम्मा की बात सुनकर नन्हा वेद बोला, तो चांची ने मुझसे झूठ कहा था, वो बहुत बुरी आंटी थी। तभी डॉक्टर बेबी ईशानी की चेकअप करके बाहर आ और वन्या उन्हें देखकर बोली, कैसी है मेरी बच्ची डॉक्टर?
उसे क्या हुआ? एक लेडी डॉक्टर जिसने बेबी को अपनी गोद में लिया था, वो वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मिसेस वन्या, फिलहाल आपकी बेटी रोते रोते बेहोश हो गई है। वन्या ने जैसे ही सुना उसकी आंखों में से आंसू गिर पड़े। युवान उसे संभालते हुए बोला, भाभी प्लीज संभालिए खुद को। ये डॉक्टर की तरफ देखते बोला, डॉक्टर क्या हुआ है मेरी भतीजी को? एक डॉक्टर युवान की तरफ देखते बोला, मिस्टर सिंघानिया, बेबी के बॉडी में पॉइजन केक के सैंपल मिले हैं और एक बार बेबी को पाइनएप्पल फ्लेवर से सीवियर एलर्जी है। अब हैरान होने की बारी उनकी थी। दूसरा डॉक्टर उनकी तरफ देखते हुए बोला, पर बेबी की बॉडी में पॉइजन की बहुत कम ही मात्रा गई है, इसलिए डेंजर वाली कोई बात नहीं है। बट स्टिल शी इज़ अ लिटिल बेबी। इस वक्त वह बहुत पेन में है, इसलिए रोते रोते बेहोश हो गई। ऊपर से बेबी को पाइनएप्पल फ्लेवर से सख्त एलर्जी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का कलर रेड होने लगा। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बेबी को पाइनएप्पल और से डिफरेंट फ्लेवर्स से भी दूर रखें। ये बेबी के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। अब तक युवान और आस्तिक के समझ आ गया था कि वो मेड सिंघानिया मेंशन की नहीं थी, वह कोई एजेंट था, कोई और थी जो उन्हें हार्म करने आई थी। वह अभी भी यही सोच रही थी, किसी ने उसके बच्चे को किसी ने पॉइजन केक खिलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वरना उसे छोड़ने तो बिल्कुल भी नहीं वाली थी। युवान डॉक्टर की तरफ देखते बोला, डॉक्टर आप बेबी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। एंड वन मोर थिंग, बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मेरे भाई के गुस्से पर पूरा मुंबई बच नहीं पाएगा। डॉक्टर ने बस हाँ में सिर हिला दी, क्योंकि यक्षित राज सिंघानिया के गुस्से से वो काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ थे। आस्तिक ने भाविक को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर दिया और साथ में ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए से कि सिंघानिया मेंशन के सभी सर्वेंट्स, मेड्स और सभी बॉडीगार्ड्स को घेर लिया जाए, ताकि वो एजेंट बच के जाने ना पाए। नन्ही ईशानी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। जहर की बहुत हल्की मात्रा बेबी के बॉडी में गई थी, पर मेन प्रॉब्लम तो उसे पाइनएप्पल फ्लेवर से हो रही थी। डॉक्टर्स ने बेबी के बॉडी से जहर का वो हल्का अंश भी निकाल दिया था, पर वो पाइनएप्पल फ्लेवर का असर अभी भी ईशानी की बॉडी पर काम नहीं हुआ था। डॉक्टर ने उसे एलर्जी के इंजेक्शन दे दिए थे, जिसके उसकी बॉडी का कलर वापस नॉर्मल पिंकिश होना स्टार्ट हो गया था, पर एलर्जी की वजह से उसे फीवर स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर को काफ़ी वक्त तक बाहर न आता देखकर वन्या की चिंता बढ़ने लगी। तभी एक डॉक्टर बाहर आया। वन्या अपनी फिक्र भरी टोन में बोली, डॉक्टर कैसी है मेरी बच्ची? डॉक्टर बोले, हमने बेबी की बॉडी से जहर के अंश निकाल दिए, पर पाइनएप्पल एनर्जी की कम करना इस वक्त हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। पर प्लीज़ आप सब सब्र बनाए रखिए, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एक बार फिर वन्या का दिल टूटने लगा। आज पहली बार वह अपनी नन्ही सी बच्ची को इस हालत में देख रही थी। सिंघानिया मेंशन। भाविक के चेहरे पर इस वक्त कठोर भाव थे। अनिल जी और चैतन्य जी दोनों मंदिर गए हुए थे और अभी वापस आ रहे थे। उन्हें मेंशन बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। ना वेद और नन्ही ईशानी की किलकारी गूंज रही थी और न ही किसी तरह का कोई चहल पहल नजर आ रही थी। अनिल जी भाविक के पास आकर उसकी तरफ देखते हुए बोले, भाविक बेटा क्या हुआ? घर में बाकी लोग कहाँ गए? भाविक अपने सारे बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर अनिल जी को पूरी बात बता देता है। भाविक की बातें सुनकर चैतन्य जी और अनिल जी के चेहरे पे चिंता के भाव आ जाते हैं। वे भाविक को वहाँ से सिचुएशन हैंडल करने को बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में वने अपनी बेबी के सिचुएशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। इस वक्त उसे यक्षित की खास ज़रूरत थी, पर अफसोस इस वक्त वह उसे कोसों दूर था। तभी वहाँ पर अनिल जी और चैतन्य दादाजी आ जाते हैं। वे दोनों वन्या के पास आते हैं। वन्या अनिल जी को देखकर इमोशनल हो जाती है। वह अपनी नम आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, पापा मेरी इशू। अनिल जी वन्या के गाल पे हाथ रखते बोले, खुद को संभालो बेटा, कुछ नहीं होगा हमारी ईशानी को। वन्या अपनी आंखों में नमी लिए बोली, पापा वो बहुत दर्द में है, मैं यक्षित को क्या जवाब दूंगी कि मैं उसकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई। चैतन्य दादाजी वन्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोले, बेटा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा हमारी परपोती को।
चैतन्य दादाजी एक डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, क्या हम अपनी परपोती से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाते हुए चैतन्य जी को एक वीआईपी वार्ड की इशारा करते हैं। सभी उस तरफ जाने लगे। इस वार्ड में स्पेशलिस्ट छोटे बच्चों को रखा जाता है। जैसे ही वे अंदर आए, एक बार के लिए उनकी आंखें नम हो गई। सामने सिंघानिया फैमिली के घर की रौनक बेहोश पड़ी थी। बेबी की बॉडी को कलर तो नॉर्मल हो चुका था, पर उसका मासूम सा प्यारा चेहरा एलर्जी की वजह से पीला पड़ चुका था। वन्या आहिस्ते से अपनी बच्ची के पास जाती है और उसके माथे पर अपना हाथ रखती है। नन्ही ईशानी की बॉडी भट्टी की तरह तप रही थी। उसे हाई फीवर हो गया था। डॉक्टर्स उस नन्ही बच्ची के फीवर को ठीक करने में लगे हुए थे, पर अब तक कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था। वन्या नन्ही ईशानी के माथे पर हाथ फेर रही थी कि तभी एक बार फिर वह रोना शुरू कर देती है। एक लेडी डॉक्टर वन्या की तरफ देखते बोली, मिसेस सिंघानिया, आपकी बेटी को भूख लगी है, आपको उन्हें फीड कराना होगा। बाकी सब इस वार्ड से बाहर चले जाते। वेद और वन्या वहीं रुक जाते हैं। नन्ही ईशानी को गोद में लेकर वन्या वहीं सोफे पर बैठ जाती है। नन्हा वेद भी अपनी मम्मा के बगल में बैठ जाता है। मैं अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से अपनी नन्ही सी बहन को देख रहा था। वन्या फीड कराने लगी। नन्ही ईशानी के छोटे छोटे होठ भी किसी अंगारे की तरह गर्म लग रहे थे। वन्या को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने अपने सीने पर अंगारे रख दिए हों। बेबी को फीड कराने के बाद वन्या उसे वापस से उसके बेड पर सुला देती है। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया था, पर नन्ही ईशानी का फीवर था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी बच्ची की हालत देखकर वन्या की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे यक्षित का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो सामने से यक्षित की आवाज़ आई, वाइफी कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। यक्षित की आवाज़ सुनकर वन्या का रहा सा सब्र भी पानी में चला गया। वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती और रो पड़ती है। वन्या का यूँ अच्छा रोता देख यक्षित घबरा जाता है। वह फिक्र भरी टोन में बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वन्या अपनी नम आंखों से बोली, यक्षित हमारी बच्ची। वन्या की आवाज़ में फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। यक्षित अपनी घबराई हुई आवाज़ में बोला, क्या हुआ हमारी प्रिंसेस को? वन्या अपनी रोती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। यक्षित जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करता है और तेजस को ऑर्डर देकर जेट रेडी करवाने को बोलता है। तेजस को समझ नहीं आता कि उसके बॉस यूँ अचानक इंडिया वापस क्यों जाना चाहते हैं, जबकि अब तक उनकी मुलाकात मिस्टर यॉन से नहीं हुई थी। पर बॉस का ऑर्डर मानना भी जरूरी था, इसलिए वह अपने काम पर लग जाता है। जेट रेडी होते ही यक्षित इंडिया के लिए टेक ऑफ कर जाता है। उसके जहन में बस इस वक्त वन्या का रोता हुआ चेहरा ही नजर आ रहा था। उसे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। करीब 4-5 घंटे बाद यक्षित की फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वह सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कुछ 20 मिनट बाद यक्षित की कार हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यक्षित सीधे नन्ही ईशानी के वार्ड की तरफ बढ़ जाता है। उसके दिल की धड़कनें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। वहाँ पहुंचकर यक्षित ने देखा कि चैतन्य दादाजी, अनिल जी, युवान जी और आस्तिक वेटिंग चेयर पर बैठे हुए थे। वह एक नज़र उन सबको देखकर अंदर गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसका दिल बैठ गया। सॉरी। उनकी नन्ही सी बेटी जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, वो आज हॉस्पिटल बेड पर बेजान सी पड़ी थी। वन्या के चेहरे पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नन्ही ईशानी के बारे में चिंता के भाव थे। यक्षित वन्या के पास गया। वन्या यक्षित को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने सीने से लगकर रोने लगी। वह रोते हुए यक्षित से बोली, यक्षित ये हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई मैं बहुत बुरी माँ हूँ। यक्षित वन्या को अपने सीने से लगाए हुए उसे चुप कराते हुए बोला, शांत हो जाओ वाइफी, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। वन्या थोड़ी देर तक तो यूं ही यक्षित के सीने से लगी हुई सिसकती रही। यक्षित ने उसे सोफे पर बैठाया और पानी पिलाकर उसे शांत किया। नन्हा वेद भी न जाने कब से अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी को ही देख रहा था। अपनी मम्मा को रोता देख अपनी आंखों में भी आंसू ले आया। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसू पोंछ रहा था। यक्षित ने अपने बेबी को भी जोर से हग कर लिया और उसके सिर पर प्यार से किस करते बोला, आपकी लिटिल प्रिंसेस बहुत जल्द ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ। नन्हा वेद अपने डैडी के चेहरे की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।